बहुत पुरानी बात है, जब तेजपुर नामक राज्य पर राजा सूरजभान का शासन हुआ करता था। राजा सूरजभान स्वभाव से अत्यधिक घमंडी और विचित्र थे। छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठता था। उनकी इस स्वभावगत कमी के कारण दरबार के सभी मंत्री और कर्मचारी सदा भयग्रस्त रहते थे। कोई भी राजा के सामने उनकी इस आदत का जिक्र करने का साहस नहीं कर पाता था। राजा सूरजभान की कई रानियां थीं, जिनमें से रानी वजंती अपनी अनुपम सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजा और रानी वजंती शाही उद्यान में टहल रहे थे। बगीचे में एक विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर कहीं से उड़कर तोते का एक जोड़ा आ बैठा। उन पक्षियों की ओर राजा और रानी की दृष्टि गई और वे उनकी सुंदरता में खो गए। पक्षियों को देखकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में से कौन नर है और कौन मादा? रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, यह तो स्पष्ट है। पक्षियों का जोड़ा प्रायः नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरा मादा। राजा ने मंद हास्य के साथ उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं है कि यह दोनों अलग लिंग के हो सकता है दोनों नर हो या दोनों मादा। यह भी संभव है कि यह दोनों भाई हो। रानी दृढ़ स्वर में बोली, नहीं महाराज, ये दोनों पक्षी नर और मादा ही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान में भ्रम हो रहा है। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं, मैं कहता हूं कि यह दोनों पक्षी भाई भाई है। दोनों के बीच इस विषय पर तर्क वितर्क आरंभ हो गया। राजा अपने तर्क पर अड़े रहे कि दोनों पक्षी नर है, जबकि रानी का विश्वास था कि इनमें से एक नर और एक मादा है। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी तीव्र हो गई कि राजा के अहंकार को चोट पहुंची। क्रोध से व्याकुल होकर उन्होंने रानी के समक्ष एक शर्त रख दी। राजा बोले, ठीक है, यदि यह दोनों पक्षी नर निकले तो मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह दोनों पक्षी नर और मादा निकले, अर्थात तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई, तो मैं स्वयं इस राज्य को 14 वर्षों के लिए त्याग दूंगा। इस प्रकार दोनों के बीच यह शर्त स्थापित हो गई। राजा ने तुरंत ही एक शिकारी को बुलाकर आदेश दिया, इस वृक्ष पर बैठे दोनों पक्षियों को शीघ्र ही अपने जाल में कैद कर लो। इसके साथ ही उन्होंने पक्षी विशेषज्ञ को भी बुलाया और कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि यह दोनों पक्षी नर हैं या मादा। विशेषज्ञ ने राजा की बात मानते हुए हामी भरी। शिकारी ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। उधर रानी वजंती, जो पहले से जानती थी कि यह पक्षी नर और मादा है, एक चतुर योजना पर काम करने लगी। रानी वजंती ने बड़ी चालाकी से उस पक्षी विशेषज्ञ को एकांत में बुलाया। वहां उन्होंने उसके हाथ में 200 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए गहरी संवेदनशीलता से कहा, भैया, मैं अपने महाराज से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। मेरे महाराज के बिना यह राज्य सुदृढ़ रूप से नहीं चल पाएगा। यदि मैं शर्त हार भी जाऊं और मुझे देश निकाला दे दिया जाए तो भी यह राज्य सुरक्षित रहेगा, परंतु यदि महाराज 14 वर्षों के लिए वनवास पर चले गए तो यह राज्य राजा विहीन होकर अराजकता में डूब जाएगा। उन्होंने आगे कहा, राजा के न होने से डाकू, लुटेरे और अराजक तत्व जनता पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस शर्त में महाराज को विजयी घोषित कर दो, भले ही इसके लिए झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। पक्षी विशेषज्ञ, जो पहले ही स्वर्ण मुद्राओं के प्रलोभन में बंध चुका था, रानी की बात मान गया। दूसरी ओर शिकारी दोनों पक्षियों को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर चुका था। राजा ने उत्सुकता से पक्षी विशेषज्ञ से पूछा, अब बताओ, इन पक्षियों में क्या अंतर है? क्या यह दोनों नर है या मादा? पक्षी विशेषज्ञ, जिसने रानी से वचन लिया था, झूठ बोलते हुए बोला, महाराज, यह दोनों पक्षी नर है। राजा, जिसे इस षड्यंत्र की भनक भी नहीं थी, अपनी विजय पर अति प्रसन्न हो उठा। उसने गर्व से रानी वजंती की ओर देखकर कहा, रानी, तुम घमंड से भरी हुई थी, तुमने मेरी बात का सम्मान नहीं किया। अब तुम शर्त हार चुकी हो और तुम्हें देश निकाला दिया जाएगा। रानी ने अपनी योजना के अनुसार राजा की बात मान ली। हालांकि उन्होंने यह शर्त जीतने के लिए पक्षी विशेषज्ञ से झूठ बुलवाया था, लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें भारी लग रही थी। मन ही मन वह अत्यंत व्यथित थी, ये सोचकर
कि अब उन्हें अपने प्रिय महाराज से दूर होना पड़ेगा। तब रानी ने विनम्रता से राजा से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मेरी अवस्था अत्यंत नाजुक है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊंगी और अपना संरक्षण कैसे करूंगी? परंतु राजा, जो स्वभाव से अत्यंत कठोर और अहंकारी था, ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, रानी, तुम शर्त हार चुकी हो। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें राज्य छोड़ना ही होगा। राजा ने तत्काल अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, हमारी रानी को पकड़कर राज्य की सीमा से बाहर किसी घने जंगल में छोड़ आओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक रानी वजंती को लेकर चल पड़े। लंबे रास्ते तय करते हुए वे तेजपुर राज्य की सीमा पार कर एक सघन जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने रानी को अकेला छोड़ दिया। जंगल में अकेली छोड़े जाने के बाद रानी अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने सोचा, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूं? इस निर्जन जंगल में मैं कैसे जीवित रहूंगी? उधर सैनिकों ने महल लौटकर राजा को सूचित कर दिया कि उन्होंने रानी को जंगल में छोड़ दिया है। इस समाचार से राजा को कोई अंतर नहीं पड़ा। राजा सूरजभान की कई रानियां थी, इसलिए एक रानी के चले जाने से उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। वह अपने राज्य काज के कार्यों में व्यस्त हो गया। इधर रानी वजंती का जीवन कठिनाइयों से भर गया। गर्भवती होने के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। किसी सहारे के अभाव में वह झाड़ियों में छिपकर अपना समय व्यतीत करती। भूख लगने पर वे पेड़ों के पत्ते और फल खा लेती। इस प्रकार किसी तरह 8 दिन उन्होंने जंगल में गुजार दिए। ईश्वर भी दुखियों की सहायता अवश्य करता है। एक दिन मालवा के राजा चित्रसेन शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए। शिकार करते करते वह उसी स्थान पर पहुंच गए जहां रानी वजंती छिपी हुई थी। जैसे ही रानी ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, वह भयभीत होकर झाड़ियों में छिप गई। राजा चित्रसेन को झाड़ियों के बीच हलचल महसूस हुई। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई पशु, संभवतः मृग या सुअर, झाड़ियों के भीतर है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, अवश्य ही इसके भीतर कोई शिकार होगा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। चारों ओर तीर और तलवारों से लैस सैनिकों को देखकर रानी कांप उठी। उन्हें लगा कि आज ये लोग उन्हें शिकार समझकर मार डालेंगे। आखिरकार उन्होंने झाड़ियों से निकलकर आवाज दी, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं। मैं एक दुखियारी और लाचार स्त्री हूं। वो जैसी निरीह को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब राजा चित्रसेन ने किसी स्त्री की करुणामय आवाज सुनी तो वह विस्मित रह गया। राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में कैसे आ पहुंची? रानी वजंती ने द्रवित होकर उत्तर दिया, भाइयों, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। न कोई संबंधी है, न कोई सगा संबंधित। मैं तो इस घने वन में अपना समय काटने को विवश हूं। राजा चित्रसेन, जो दया और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन मान लेता हूं। इन झाड़ियों से बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। मानो तुम्हारे कष्टों का अब अंत हो गया है। रानी वजंती ने कुछ क्षणों के लिए विचार किया और फिर कहा, आपने मुझे अपनी धर्म बहन का स्थान दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मालवा देश का राजा चित्रसेन हूं। अब तुम निडर होकर इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जब रानी झाड़ियों से बाहर आई तो राजा चित्रसेन अचंभित रह गए। रानी का सौंदर्य चंद्रमा के समान दैदीप्यमान था। उनका स्वरूप किसी राजकुमारी या स्वर्गीय अप्सरा के समान प्रतीत होता था। राजा ने गहरी आह भरते हुए कहा, बहन, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने महल में ले चलूंगा। उन्होंने रानी वजंती को अपने रथ पर बैठाया और मालवा की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। जब राजा चित्रसेन रानी वजंती को लेकर अपने महल पहुंचे तो प्रजा में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, महाराज ने इस आयु में दूसरी शादी क्यों की? उनकी इतनी रानियां पहले से है, फिर नई रानी लाने की क्या आवश्यकता थी? इस अफवाह से राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया।
सभा में राजा ने स्पष्ट रूप से कहा, जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं शिकार के लिए जंगल में गया था, जहां मुझे एक असहाय और दुखियारी स्त्री मिली। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। मैंने उसे अपनी धर्म बहन का स्थान दिया और अपने महल ले आया। क्या मैंने कुछ अनुचित किया है? राजा की बातें सुनकर दरबारियों ने उनकी सराहना की। प्रजा में भी उनकी उदारता की प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार रानी वजंती राजा चित्रसेन की धर्म बहन के रूप में उनके महल में निवास करने लगी। समय अपनी मंत्र गति से व्यतीत होता गया और वह शुभ दिन आ पहुंचा जब रानी वजंती ने एक सुकोमल और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस शुभ समाचार से राजा चित्रसेन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, आज मेरे भांजे का आगमन हुआ है। इस आनंद के अवसर पर राजा चित्रसेन ने पूरे नगर में भव्य भोज का आयोजन किया। पूरा राज्य दीप शिखा की भांति जगमगाया, मानो स्वर्ग से अप्सराएं उत्सव मनाने उतरी हो। जब वह शिशु 7 दिनों का हुआ, तब राजा ने नामकरण संस्कार हेतु देश के प्रमुख विद्वानों और आचार्यों को राजमहल में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ और जन्मपत्री खोलकर नामकरण का प्रयास आरंभ किया, परंतु राजा चित्रसेन किसी भी सुझाए गए नाम से संतुष्ट नहीं हुए। प्रत्येक नाम उनके कोप का कारण बन रहा था। क्रोध से विह्वल राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन अयोग्य ब्राह्मणों को बंदी गृह में डाल दो। ये सब व्यर्थ में पोथियां उठाए फिरते हैं। राजा के आदेशानुसार सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। इसके उपरांत राजा ने घोषणा की, जो कोई मेरे भांजे के लिए उपयुक्त और उत्तम नाम सुझाएगा उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। राजा की इस घोषणा के बावजूद भयवश कोई ब्राह्मण राजमहल में नामकरण हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सभी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि यदि नाम राजा को अस्वीकार्य हुआ तो उन्हें भी कारागार का मुख देखना पड़ेगा। उसी समय नीलगढ़ का एक वृद्ध ब्राह्मण उस राज्य में भ्रमण कर रहा था। मार्ग में कुछ सैनिकों की दृष्टि उस वृद्ध पर पड़ी। वे सोचने लगे, यह बुजुर्ग ब्राह्मण विद्वत्ता से परिपूर्ण प्रतीत होता है। संभवतः यह महाराज चित्रसेन के भांजे का नामकरण कर सके। वे सैनिक वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे और बोले, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। आपको उसका नामकरण करना होगा, परंतु ध्यान रखिए, अब तक कई ब्राह्मण महाराज के कोप का शिकार होकर कारागार में बंद हो चुके हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, चिंता न करें, चलिए मैं आपका यह कार्य संपन्न कर देता हूं। सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण को आदर पूर्वक लेकर राजा चित्रसेन के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा चित्रसेन ने उस वृद्ध ब्राह्मण का आत्मीय सत्कार करते हुए उसे सम्मानजनक आसन पर बैठने का अनुरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, मेरे भांजे का जन्म हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप उसका नामकरण संस्कार करें। वह वृद्ध ब्राह्मण, जो अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, अपनी पोथी खोलते हुए बोला, महाराज, मैं इस बालक का नामकरण अवश्य कर सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी क्या शर्त है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन ब्राह्मणों को आपने कारागार में बंद किया है उन्हें मुक्त करना होगा। राजा ने तत्काल सहमति व्यक्त करते हुए कहा, यह मान स्वीकार है, हम उन सभी को मुक्त करेंगे। आप हमारे भांजे का नामकरण करें। वृद्ध ब्राह्मण ने फिर अपनी पोथी और जन्मपत्री के आधार पर बालक के गुणों का अध्ययन किया। कुछ क्षणों की चिंतन के बाद उसने कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत विलक्षण है। यह किसी अन्य राज्य का पुत्र है जिसका जन्म स्थान बदल गया है, किंतु इसके भीतर राजाओं के समस्त गुण समाहित हैं, अतः इसका नाम जयंत होगा। इस घोषणा के साथ ही बालक के नामकरण पर उपस्थित जनसमूह ने हर्ष प्रकट किया। राजा चित्रसेन को भी यह नाम अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी बंदी ब्राह्मणों को अविलंब रिहा किया जाए। वृद्ध ब्राह्मण को उपयुक्त दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। समय बीतता गया और जयंत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की आयु में वह अन्य बालकों के साथ नगर के बाहर खेला करता था। एक दिन खेल खेल में उसने अपने मित्रों के साथ एक रेतीले स्थान पर रेत का किला बनाया। उसी समय
लाखा नामक एक प्रसिद्ध सौदागर उस मार्ग से गुजरा। उसके साथ ऊंटों का एक विशाल कारवां और अनेक नौकर चाकर थे। वह विभिन्न राज्यों में राजकीय माल का परिवहन करता था। बालकों को खेलते देख लाखा ने उन्हें डांटते हुए कहा, यहां से हट जाओ। जयंत, जो साहसी और निर्भीक था, दृढ़ स्वर में बोला, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे किले पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। यदि तुम्हें यहां से गुजरना है तो किसी और मार्ग का चयन करो। जयंत की यह निडरता सुनकर लाखा को अत्यधिक क्रोध आया। उसका अभिमान, जो राजाओं के साथ उसकी निकटता से उपजा था, चुनौती महसूस कर रहा था। लाखा सुदागर ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, अरे जिद्दी बालक, मेरा मार्ग अविलंब खाली कर। लेकिन जयंत अपनी अटल संकल्प शक्ति के साथ वही डटा रहा। दोनों के बीच तीव्र बहस छिड़ गई, किंतु जयंत का आत्मबल डगमगाने को तैयार न था। सुदागर का क्रोध अब आसमान छूने लगा और उसने गुस्से में आकर जयंत को थप्पड़ जड़ दिए। जयंत आहत और अपमानित रोता हुआ महल की ओर दौड़ा और अपने मामा राजा चित्रसेन के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, मामा जी, मैं नगर के बाहर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वही लाखा नाम का एक सुदागर आया, जिसने न केवल मेरे रेत के किले को नष्ट कर दिया, बल्कि मेरी पिटाई भी की। राजा चित्रसेन यह सुनते ही आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने भांजे को दिलासा देते हुए कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे इसका उचित दंड दूंगा। तुरंत ही राजा ने अपनी सेना तैयार की और उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां से लाखा सुदागर अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। दूसरी ओर जब लाखा सुदागर ने देखा कि राजा अपनी सेना सहित उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वह भयभीत हो गया। राजा की सेना ने सुदागर के काफिले पर धावा बोल दिया। लाखा स्तब्ध और घबराया हुआ सोचने लगा, आखिर महाराज मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक व्यापारी हूं, कोई लुटेरा नहीं। आत्मसमर्पण की मुद्रा में लाखा सुदागर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण सौदागर हूं, कृपया बताएं मेरा अपराध क्या है? राजा चित्रसेन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने मेरे भांजे पर हाथ उठाया, जिसे मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। लाखा सुदागर राजा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह बालक आपका भांजा है। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए लाखा सुदागर ने 1 लाख अशर्फियां भेंट की। राजा चित्रसेन यह देखकर प्रसन्न हुए और सुदागर को माफ कर दिया। महल लौटने के बाद राजा ने लाखा सुदागर का परिचय जयंत से कराया। इसके बाद सुदागर कुछ समय के लिए महल में ही ठहर गया। राजा ने उसे नगर का भ्रमण करवाया और धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। महल में रहकर लाखा सुदागर ने कई दिन व्यतीत किए। एक दिन महल में घूमते हुए उसकी दृष्टि रानी वैजयंती पर पड़ी। रानी की अप्रतिम सौंदर्य और गरिमा ने सुदागर को विचलित कर दिया। उसने मन ही मन कहा, यह अद्वितीय सुंदरी मेरी पत्नी होनी चाहिए। लाखा सुदागर ने राजा से विनम्रता से पूछा, महाराज, यह रानी कौन है? राजा ने उत्तर दिया, यह मेरी बहन वैजयंती है, और जिस बालक पर तुमने प्रहार किया था वह उन्हीं का पुत्र है। सुदागर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इस बहाने वह रानी वैजयंती के पास गया और बोला, रानी जी, मुझसे बड़ी चूक हो गई जो मैंने आपके पुत्र पर हाथ उठाया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। हालांकि सुदागर के हृदय में अब नीयत बदल चुकी थी। वैजयंती ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो हो गया वह अब अतीत है। मेरे मन में आपके लिए कोई कटुता नहीं है, इसे भूल जाइए। अगले दिन सुदागर ने एक अद्वितीय नौलखा हार रानी को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया। वह कहने लगा, रानी जी, जैसे आप राजा चित्रसेन की बहन हैं, वैसे ही आज से आप मेरी भी बहन हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। रानी ने सादगी और खुशी के साथ उस हार को स्वीकार किया। उन्हें भी यही प्रतीत हुआ कि सुदागर अब उन्हें अपनी बहन मानता है। इसके उपरांत रानी ने सुदागर के सम्मान में विशेष भोजन का आयोजन करवाया। महल में रहकर कई दिन व्यतीत करने के पश्चात एक दिन सुदागर ने राजा चित्रसेन से कहा, महाराज, मैं आपकी बहन वैजयंती को अपनी बहन के समान मानता हूं। मैंने देखा है कि वह अधिकतर समय
महल के भीतर ही व्यतीत करती है। उन्हें ताज़ी हवा और नया परिवेश देखने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वैजयंती और आपके भांजे को अपने नगर ले जाना चाहूंगा, ताकि वे वहां का भ्रमण कर सकें। कुछ ही दिनों में मैं उन्हें आपके पास सकुशल लौटा दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, सुदागर, इस विषय में निर्णय वैजयंती स्वयं करेंगी। यदि वह तुम्हारे साथ जाने के लिए सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम उनके भाई हो। सुदागर वैजयंती के पास गया और उन्हें अपने नगर चलने का प्रस्ताव दिया। वैजयंती ने यह सोचकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि सुदागर उनका सम्मान करता है और यह यात्रा उनके लिए सुखद अनुभव होगी। लेकिन वैजयंती यह नहीं जानती थी कि सुदागर के मन में कपट और दुर्भावना छिपी हुई है। इसके पश्चात वैजयंती ने राजा चित्रसेन के समक्ष निवेदन किया कि उसे यहाँ रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। यदि उनकी अनुमति हो तो वह कुछ दिनों के लिए अपने भाई सौदागर के निवास पर जाना चाहती है। राजा चित्रसेन ने वैजयंती को सौदागर के साथ जाने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने सोचा कि जब संबंध गहरा हो जाता है तो एक दूसरे के पास आना जाना स्वाभाविक है। राजा ने सौदागर पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपनी बहन वैजयंती को उसके साथ भेज दिया। तत्पश्चात शीघ्रता से एक पालकी तैयार की गई। वैजयंती पालकी में बैठकर सौदागर के संग रवाना हो गई। सौदागर मन ही मन विचार कर रहा था कि वह अभी तो वैजयंती को अपनी बहन के रूप में ले जा रहा है, किंतु अपने नगर पहुंचते ही उसे अपनी पत्नी बना लेगा। इस प्रकार सौदागर वैजयंती को लेकर अपने नगर की ओर अग्रसर हुआ। यात्रा आरंभ होने के साथ ही उसने अपने सेवकों से आदेश दिया कि रात होने से पहले वे राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा पार कर लें। सौदागर के सेवक अपने सामान और खजाने के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का कठिन सफर तय करने के पश्चात वे राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। सौदागर ने एक सुरक्षित स्थान चुनकर वहां डेरा डाल दिया। वैजयंती के लिए एक अलग तंबू लगाया गया और राजकुमार जयंत के लिए भी एक अलग तंबू की व्यवस्था की गई। रात्रि के आधे पहर के समय वैजयंती की अद्वितीय सुंदरता की छवि सौदागर के मन मस्तिष्क में घूमने लगी। वह एक षड्यंत्र के तहत आधी रात को वैजयंती के तंबू में घुस गया। रानी की दिव्य छवि देखकर उसकी नीयत भ्रष्ट हो गई। जब सौदागर ने तंबू में प्रवेश किया तो उसके कदमों की आहट से वैजयंती की नींद खुल गई। वैजयंती ने जाग कर देखा तो सौदागर को अपने तंबू में खड़ा पाया। उसकी दृष्टि से यह स्पष्ट हो गया कि सौदागर की नीयत दुष्ट है। वैजयंती भयभीत हो गई और पूछने लगी, भैया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वैजयंती की बात सुनकर सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और बोला, अब मुझे भाई मत कहो, क्योंकि आज से तुम मेरी पत्नी बनोगी। सौदागर के इन शब्दों को सुनकर वैजयंती का मन सशंकित हो उठा। अब उसे सौदागर की दुर्भावना का पूरा बोध हो चुका था। सौदागर ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हो। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने का बहाना बनाया। आज से तुम मेरे महल की रानी बनोगी और मेरे महल की शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी आक्रोशित होकर प्रचंड क्रोध में भर गई। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और चेहरा भयमय गंभीरता से तप रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और तीव्र स्वर में बोली, यदि तुमने नीच विचार से मुझे छूने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी और स्वयं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे भाई चित्रसेन ने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की है। उसने आगे कहा, यह तो सत्य ही है कि नियम की जड़ में चाहे कितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आती। नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे 4 प्रकार के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, कामी और चंचल मन वाला। दूसरा, धन का लोभी। तीसरा, चापलूस। और चौथा, जो पुराना शत्रु हो और जिसने कभी आपके हाथों पराजय झेली हो। इन चारों पर कोई भी जिम्मेदारी सौंपना मूर्खता है। रानी की प्रचंडता से भरी वाणी और क्रोध से दमकते चेहरे को देखकर सौदागर सहम सा गया, किंतु शीघ्र ही उसने कहा, यदि आज तुम मेरी बात नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन याद रखना, अब से तुम्हारा जीवन कारागार में कटेगा। मैं तुम्हें बंदी बनाकर कठोर श्रम करवाऊंगा। रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे तेरी हर सजा स्वीकार है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती।
इस प्रकार उनके बीच लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा। लाखा सौदागर रानी को मनाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चालाकी और धमकियां रानी के अटल संकल्प को नहीं तोड़ सकी। अगले दिन सूर्योदय के साथ सौदागर अपने क्रोध और हताशा को लेकर अपने तंबू में लौट आया। उसने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया कि सारा लश्कर समेटकर आगे बढ़ा जाए। एक दिन की थकाऊ यात्रा के बाद वह अपने नगर पहुंचा। सौदागर, जो अत्यंत धनी व्यक्ति था, अपने भव्य महल में लौट आया। उसका महल राजाओं के महलों से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। उसने रानी को महल के एक अंधकारमय कारागार में डाल दिया और उसे कठोर परिश्रम करने पर विवश कर दिया। सौदागर ने रानी के पुत्र जयंत को भी नहीं बख्शा। उसे प्रतिदिन गायें चराने के लिए भेजा जाता और अन्य कठिन कार्यों में झोंक दिया जाता। जयंत के मन में सौदागर के प्रति तीव्र क्रोध पनप रहा था। वह सोचता था कि किसी तरह इस अन्याय को समाप्त कर दो। वहीं दूसरी ओर सौदागर को भी यह भय सताने लगा था कि बड़ा होकर जयंत उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस सोच के साथ उसने एक षड्यंत्र रचते हुए जयंत को एक दिन अपने पास बुलाया और मीठे स्वर में कहा, बेटा, आज तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा। आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। जयंत के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोचने लगा कि आज सुदागर उस पर विशेष रूप से कृपालु हो गया है, लेकिन उसकी मासूम समझ सुदागर की घातक योजना को नहीं भांप सकी। कपटी सुदागर ने भोजन में विष मिला दिया और उसे जयंत को खिलाया। विषाक्त भोजन ग्रहण करने के कारण जयंत बेहोश हो गया। सुदागर ने नन्ही जयंत को एक गठरी में कसकर लपेटा और उसे घोड़े पर लादकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी दुष्ट सोच ये थी कि जंगल के जंगली जानवर उस बच्चे को अपना शिकार बना लेंगे। जयंत को जंगल में फेंककर वह निर्दयता से अपने महल लौट आया। उधर गठरी में बंद जयंत बेहोश तो था, लेकिन अब तक जीवित था। अचानक आकाश में उड़ती हुई एक विशाल चील उस गठरी तक पहुंची। उसने गठरी को अपने मजबूत पंजों में दबोचा और ऊंचाई पर उड़ान भर ली। चील जब गठरी को लेकर उड़ी जा रही थी, तभी जंगल में शिकारियों का एक समूह भ्रमण कर रहा था। उनकी नजर चील पर पड़ी, जो गठरी को पंजों में थामे हुए थी। उन्होंने सोचा कि इस गठरी में अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी। एक शिकारी ने अपनी कमान साधा कर चील पर तीर छोड़ा। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया और वह लड़खड़ाते हुए गठरी समेत नदी में गिर पड़ी। शिकारियों ने तुरंत नदी से गठरी को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो भीतर 5 वर्ष का एक नन्हा बालक पाया, जिसकी सांसें अभी चल रही थी। वे शीघ्रता से उसे अपने गांव लेकर आए और एक वैद्य को बुलाकर उपचार शुरू किया। वैद्य ने औषधियां लगाई, लेकिन जयंत की बेहोशी टूटने में समय लग रहा था। सप्ताह भर के बाद जयंत को होश आया। 8वें दिन उसने अपनी आंखें खोली। उसे होश में देखकर शिकारियों ने राहत की सांस ली। अब तक उन सभी को जयंत से गहरा स्नेह हो चुका था। जयंत के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद शिकारियों के मुखिया ने उससे पूछा, बालक, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? जयंत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह राजा चित्रसेन का भांजा है और कैसे कपटी सुदागर ने उसकी मां को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात सुनने के बाद शिकारियों के मुखिया ने साहसिक स्वर में कहा, बेटा, अब तुम निश्चिंत रहो। मैं और मेरे साथी मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट सुदागर की कैद से अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बस हमें उस सुदागर का नाम और ठिकाना बताओ। जयंत ने उस कुटिल सौदागर का नाम और पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया। मुखिया ने तुरंत अपने जांबाज साथियों को तैयार किया और जयंत को साथ लेकर सुदागर के गांव की ओर कूच कर गए। उधर सुदागर के मन में यह ख्याल था कि उसकी राह का कांटा अब हट चुका है। उसे विश्वास था कि रानी वैजंती एक दिन उसकी बात मान लेगी। सुदागर अब रानी पर अत्याचारों की सीमा पार कर चुका था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रानी से दिन भर चक्की चलवाई जाए। बेचारी रानी की हालत दयनीय हो चुकी थी। उसका जीवन अत्याचारों से भर गया था। इस बीच महाराज चित्रसेन के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि लाखा सुदागर 1 महीने का वादा करके उनकी बहन को ले गया था, लेकिन अब 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और वह वापस नहीं लौटा। इस चिंता के साथ महाराज चित्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर
सुदागर के गांव की ओर रवाना हुए। दूसरी ओर शिकारियों का दल जयंत को लेकर उसी दिशा में बढ़ रहा था। जब इन दोनों समूहों का सामना रास्ते में हुआ तो महाराज चित्रसेन ने अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा। उन्होंने बिना सोच विचार के ये समझते हुए कि शिकारियों ने जयंत का अपहरण किया है, अपने धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया की ओर छोड़ दिया। यह दृश्य देखकर जयंत तुरंत चिल्लाते हुए महाराज चित्रसेन की ओर दौड़ा। उसने अपने मामा को पहचान लिया और उनके पास जाकर बोला, मामा जी कृपया रुक जाइए, ये लोग हमारे मित्र हैं, इन्हीं की वजह से मैं आज जीवित हूं, इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट लाखा सुदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था, मेरी मां को उसने बंदी बना रखा है। जयंत की बातें सुनकर महाराज चित्रसेन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत शिकारियों के मुखिया से क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें मित्र, मैं समझ रहा था कि कोई डाकू मेरे भांजे का अपहरण कर रहा है, इसीलिए मैंने आप पर तीर चलाया। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूं। शिकारियों के मुखिया ने उत्तर दिया, महाराज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपके भांजे को लेकर उस धूर्त सुदागर से बदला लेने जा रहा था, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और उस दुष्ट सुदागर से प्रतिशोध लेने के लिए उसके गांव की ओर बढ़ गए। अब आपको यह भी बताना आवश्यक है कि राजा सूरजभान, जो वैजयंती के पति थे और जिन्होंने किसी समय आवेश में आकर उन्हें देश निकाला दे दिया था, अब आत्ममंथन में डूबे हुए थे। वह यह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी वैजयंती को निर्वासित तो कर दिया, परंतु उसके पश्चात किसी अन्य रानी से भी मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वंश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। काश कोई चमत्कार होता और मेरी रानी वैजयंती मुझे पुनः प्राप्त हो जाती। राजा के हृदय में रानी वैजयंती के प्रति दबी हुई प्रीति अब पुनः जागृत हो रही थी, लेकिन वह विवश थे। उसी दिन राजा सूरजभान को लाखा सुदागर के महल में एक आवश्यक व्यापारिक बैठक हेतु जाना था। लाखा सुदागर का उठना बैठना प्रायः राजाओं के साथ ही होता था और उसका जीवन भी राजसी ठाट बाट से परिपूर्ण था। उसका महल किसी राजा के महल से कम भव्य नहीं था। राजा सूरजभान अपने राज्य के व्यापारिक विषयों पर चर्चा करने हेतु सुदागर के महल पहुंचे। सुदागर ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन सुदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने महल में कैद कर रखा है वह राजा सूरजभान की पत्नी है। उधर स्वयं राजा सूरजभान को भी यह भान नहीं था कि जिस रानी को उन्होंने निर्वासन दिया था वह जीवित है और सुदागर की कैद में कष्ट झेल रही है। इसी दौरान जब राजा सूरजभान सुदागर के साथ सभा में बैठे हुए थे, उसी समय महाराज चित्रसेन, जयंत और शिकारियों के मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। सभा के वातावरण में अचानक गहन गंभीरता छा गई। राजा चित्रसेन और शिकारियों के मुखिया ने सुदागर को ललकारा और कहा, सुदागर आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुदागर ने जब बालक जयंत को जीवित देखा और उसके साथ महाराज चित्रसेन को सभा में उपस्थित पाया तो उसका हृदय भय और घबराहट से भर गया। वह अपने सिंहासन पर निःशब्द और स्तब्ध होकर बैठा रहा। इतने में महाराज सूरजभान ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा, महाराज चित्रसेन, यह सुदागर मेरा मित्र है, यह हमारे राज्य के व्यापार में निरंतर सहायता करता है, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? क्या यह उचित है? राजा चित्रसेन ने गहरी निश्वास लेते हुए उत्तर दिया, महाराज सूरजभान, यह धूर्त सुदागर मेरे धर्म की बहन पर अमानवीय अत्याचार कर रहा है और यह बालक जयंत मेरे धर्म का भांजा है। इसकी सच्चाई आपको ज्ञात नहीं है। इसके बाद महाराज चित्रसेन ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिससे सभा का वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार के लिए गया था तब मेरी भेंट एक अत्यंत ही दुखी और असहाय स्त्री से हुई। उसकी दशा ऐसी थी कि उसके पास न कोई सगा संबंधी था और न ही कोई रिश्तेदार। उस स्त्री की दुर्दशा देखकर मैंने उसे अपनी धर्म बहन मानकर अपने घर में स्थान दिया। मेरी इस दुष्ट सुदागर से मित्रता थी और इसी के कारण वह भी उस स्त्री को कुछ समय के लिए अपने साथ ले गया, लेकिन इसके मन में कुछ और ही कपटपूर्ण विचार चल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। आज वही स्त्री इसकी कैद में है और इसने उसके पुत्र को विष देकर मारने का भी प्रयास किया है।
अब मैं अपनी धर्म बहन को मुक्त कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसे दंडित कर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। राजा चित्रसेन की पूरी बात सुनने के बाद राजा सूरजभान ने सुदागर से अनुरोध किया कि वह उस स्त्री को तुरंत आजाद कर दे। सुदागर ने अपने एक सेवक को रानी के पास भेजा। सेवक ने रानी से कहा, बहन, अब तुम इस सुदागर की कैद से मुक्त हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। रानी वैजंती इस बात को सुनकर सोच में पड़ गईं। वह चिंतित थी कि जिसने उनके पुत्र को मार दिया वह अब उनके साथ क्या करने वाला है। सेवकों के साथ जब रानी वैजंती दरबार में आई तो वहां पहले से ही उनके पति राजा सूरजभान, उनका पुत्र जयंत और उनके धर्म भाई चित्रसेन उपस्थित थे। कैद में रहते हुए रानी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की इस दयनीय स्थिति को देखकर चित्रसेन क्रोध से भर उठे और सुदागर से बोले, दुष्ट सुदागर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन पर कितनी यातनाएं ढाई है, इसका तो कोई हिसाब नहीं दे सकता। इधर जब रानी वैजंती ने अपने पति राजा सूरजभान को देखा तो उन्हें पहचान लिया। राजा सूरजभान भी उन्हें पहचानने का प्रयास करने लगे और सोचने लगे कि यह स्त्री तो उनकी रानी वैजंती के प्रतिरूप लगती है। राजा सूरजभान ने रानी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप मेरी रानी वैजंती जैसी प्रतीत होती है। रानी वैजंती ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह आशा नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल जाएंगे। क्या आपको वह घटना याद है जब हमारे बीच पक्षियों के एक जोड़े को लेकर विवाद हुआ था? आपने जिन पक्षियों को नर बताया था वे वास्तव में नर और मादा थे। मैंने पक्षी विशेषज्ञ को 200 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि आपको देश छोड़कर न जाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे वनवास दे दिया और आपके सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह मेरे धर्म भाई चित्रसेन है जिन्होंने मुझे सम्मानपूर्वक अपने घर में स्थान दिया। उसी दौरान मेरी कोख से इस पुत्र जयंत ने जन्म लिया। याद करें महाराज, जब मैं उस समय गर्भवती थी, राजा सूरज, जो पहले ही अपनी पत्नी के प्रति किए गए अनुचित व्यवहार के लिए पछतावे में डूबे हुए थे, को जब यह ज्ञात हुआ कि सुदागर ने उनकी पत्नी पर किस प्रकार के अत्याचार किए हैं तो उनका क्रोध अग्नि समान भड़क उठा। वे तलवार लेकर सुदागर का अंत करने के लिए उसकी ओर दौड़े। उसी समय रानी वैजंती ने हस्तक्षेप किया और सुदागर को क्षमा करने की विनती करते हुए कहा, महाराज, इसे जीवन दान दीजिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे दुर्भाग्य का काल था जो मुझे इतने कष्ट सहने पड़े। रानी की करुणा और उदारता से सुदागर का मन पश्चाताप से भर गया। वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और बारंबार क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, महारानी, आपने आज मेरे जीवन को बचा लिया। आप महान हैं। इस प्रकार वहां परिवार का पुनर्मिलन एक मधुर क्षण में बदल गया। राजा सूरजभान ने चित्रसेन के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरे परिवार को पुनः संजीवनी प्रदान की। राजा सूरजभान ने अपनी रानी वैजंती से भी बारंबार क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। सुदागर को माफ करने के बाद राजा सूरजभान अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आए। चित्रसेन भी संतुष्ट और आनंदित थे कि उनकी बहन अपने घर सुरक्षित और प्रसन्न होकर लौट रही है। अपने महल में लौटने के बाद कुछ वर्षों के अंतराल में जब जयंत युवा हो गया तो राजा सूरजभान ने अपनी गद्दी उसे सौंप दी। तो दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक गांव में राशन और फकीरा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। गांव में उनकी पहचान नेक और शरीफ इंसानों के रूप में थी, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। करीब 25-30 साल पहले ये दोनों अलग अलग रास्तों से इसी गांव में आकर बसे थे। गांव वालों के बीच ये राज पूरी तरह छुपा रहा कि कभी ये दोनों चोर थे। उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वे अपनी पुरानी राहें छोड़कर ईमानदारी से जीने लगे। दोनों ने कड़ी मेहनत और मजदूरी को अपनाया और गांव में अपनी झोपड़ियां बना ली। उनकी झोपड़ियां इतनी पास पास थी कि लोग उन्हें भाई मानने लगे। समय बीतने के साथ वे एक दूसरे के गहरे राज भी जान गए। यह बात उनके दिलों में हमेशा दबी रही कि वे किसी जमाने में चोर थे, लेकिन उन्होंने बरसों पहले ये कसम खाई थी
कि अब सीधा सादा और सच्चा जीवन जिएंगे। दिन भर की थकावट भरी मेहनत के बाद वे अपनी चारपाइयों पर बैठकर पुरानी जिंदगी के किस्से साझा करते। एक रात बातों बातों में रोशन ने फकीरा से कहा, भाई, चोरी चकारी की बातें तो हम अक्सर करते हैं, पर आज मेरा दिल चाहता है कि तू मुझे बताए, तूने चोरी करना क्यों छोड़ा? फकीरा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन कल तुझे भी बताना होगा। इसके बाद उसने अपनी कहानी शुरू की। भाई, हमारे समय में चोरी करना कोई आसान काम नहीं था। यह एक हुनर था, एक कला। आजकल की तरह नहीं कि घर खाली देखा, ताला तोड़ा और सामान लेकर भाग गए। अब तो कुछ लोग चाबियों के गुच्छे लेकर चलते हैं, न मेहनत न डर। सच कहूं तो आजकल के चोरों ने इस पेशे का नाम खराब कर दिया है। ये तो उठाईगिरी हो गई है। ठीक कहते हो भाई, फकीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रोशन ने बात आगे बढ़ाई। मैंने चोरी हमेशा अपने हुनर से की है, कभी किसी खाली मकान को निशाना नहीं बनाया। जब तक घर के लोग पूरी तरह सो न जाए और हर कोना शांत न हो, तब तक चोरी करने का असली मजा नहीं आता था। हम पहरेदारों को चकमा देते थे और दबे पांव अंदर घुसते थे। चोरी करना किसी बहादुरी से कम नहीं था। ये काम बिल्लियों की तरह सतर्कता और गिरगिट की तरह दीवारों पर लिपटने की कला मांगता था। हमें बिना शोर किए चूहों की तरह फुर्ती से घर में घूमना होता था। कोई चीज केवल छू कर ही समझ लेनी पड़ती थी कि असली कीमत किसमें है। इस चुनौती में जो आनंद था वह ताले तोड़कर घुसने वालों की समझ से परे है। आजकल के चोरों में वह हुनर कहाँ, दीवारों में सुराख करना तो उनके बस की बात ही नहीं। हम इस तरह की सफाई से काम करते थे कि सुबह लोग देखकर हैरान रह जाते थे, यह सोचते हुए कि आखिर चोर अंदर कैसे घुसा होगा। मैं हमेशा अकेले चोरी करता था, लेकिन अब सुनो वह किस्सा जिसने मुझे इस काम को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं चोरी केवल तब करता था जब हालात सच में तंग हो जाते थे, जब कोई काम नहीं मिलता और पैसों की सख्त जरूरत होती थी। हर बार चोरी के बाद खुद से वादा करता था कि अब यह आखिरी बार है, लेकिन कुछ समय बाद फिर मजबूरी से उसी राह पर निकल पड़ता था। उस समय मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता था। ऊंचे पहाड़ नहीं थे, पर जगह वीरान थी। वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके निचले हिस्से में लालजी की दुकान थी। उनका परिवार भी वहीं रहता था। मकान के ऊपरी हिस्से में खान साहब का परिवार था। घर के सामने जंगल था और आसपास केवल 2-3 कच्चे मकान। खान साहब का रुतबा ऐसा था कि उनके इलाके में चोरी का कोई जिक्र तक नहीं होता था। वे कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चले जाते थे। उनका पहनावा और ठाट बाट ऐसा था कि लोग दूर से ही उनकी अमीरी का अंदाजा लगा लेते थे। सुनहरे रंग के जूते पहनते थे, जो उनके शौक और हैसियत को बयां करते थे। खान साहब की पत्नी और 5 साल की बेटी ही ज्यादातर घर में रहती थी। उनकी पत्नी को बहुत कम लोग देख पाते थे, क्योंकि वह बेहद कम बाहर निकलती थी। घर का छोटा मोटा काम करवाने के लिए नौकर चाकर आते थे। रोशन ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और फिर कहा, लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि इतने अमीर घर में चोरी से बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। थोड़ी सी कोशिश से कोई भी मकान में दाखिल हो सकता था। शायद खान साहब का रुतबा इतना बड़ा था कि घर वालों को किसी खतरे का एहसास ही नहीं होता था, मगर मुझे पूरा यकीन था कि उस घर में इतना माल जरूर था जो किसी की जिंदगी को कई सालों तक आराम से चला सकता था। एक दिन की बात है, मैं खान साहब के बारे में जानकारी जुटाने के इरादे से लालजी की दुकान पर पहुंचा। बातचीत के दौरान लालजी ने कहा, अरे, आप इन खान साहब की बात कर रहे हैं? ये तो इलाके के बेहद प्रभावशाली और अमीर शख्स हैं। यहां वे केवल 2 साल से रह रहे हैं। मैंने पूछा, हाँ, उनकी शख्सियत तो यही बताती है, लेकिन ये यहाँ करते क्या है? लालजी ने बताया, इन्होंने जंगलों का ठेका लिया हुआ है। ज्यादातर जंगल में ही रहते हैं, कभी कभार 2-3 दिन के लिए यहाँ आते हैं। इसके बाद मैंने उनके बच्चों के बारे में पूछा। लालजी बोले, बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ के स्कूल ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बड़े शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला दिला रखा है। अब मुझे यकीन हो गया कि खान साहब सचमुच बड़े रईस हैं। आखिर जो अपने बच्चों को बड़े शहर के मशहूर स्कूलों में पढ़ा सके, उसकी दौलत और रुतबा तो बेमिसाल ही होगा। कुछ दिन बाद जब खान साहब अपने काम पर लौट गए, तो मैंने उसी शाम चोरी का मन बना लिया।
रात को मैं बिना किसी कठिनाई के उनके घर में दाखिल हो गया। सीढ़ियां चढ़कर जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि वह छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे और एक बरामदा था। बरामदे में थोड़ा बैठकर मैंने अपनी आंखों को अंधेरे में देखने लायक बनने दिया। जल्द ही मैंने अंदाजा लगाया कि घर में संपत्ति अधिक नहीं थी। एक कमरे में खान साहब की पत्नी और उनकी बच्ची सो रही थी। पलंग के नीचे 2 अटैचियां रखी हुई थी। दूसरे कमरे में एक पलंग और कुछ बड़े छोटे संदूक रखे हुए थे जिनमें किसी पर ताला नहीं था। यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि इतने बड़े रईस के घर में सुरक्षा का ऐसा अभाव था। मैंने संदूकों की तलाशी ली, लेकिन उनमें कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कुछ कपड़ों पर कढ़ाई और सितारों का काम था जो अंधेरे में चमक रहा था। मुझे लगा कि यह कढ़ाई सोने के तारों से की गई होगी। मैंने उन कीमती कपड़ों को एक चादर में लपेटकर बरामदे में पड़ी खाट के नीचे खिसका दिया। अब मेरी नजर दूसरी कमरे की अटैचियों पर थी। मुझे पूरा विश्वास था कि उनमें जेवर और नकदी रखी होगी। मैंने तय किया कि उन दोनों अटैचियों को बांध कर ले जाऊंगा, क्योंकि वे बहुत बड़ी नहीं थी। मैं जमीन पर संभलते हुए दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। वहां रखी अटैची को उठाकर बरामदे में लाया और उसे उन कीमती कपड़ों के पास रखने ही वाला था कि अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। मेरी किस्मत या किसी ऊपर वाले की इच्छा, पता नहीं क्या था, पर मेरे कदम दीवार से सटी खाट से टकरा गए। अंधेरे में मैंने उस खाट पर ध्यान नहीं दिया था। खाट एक तीखी खटखटाहट के साथ झुकी और जमीन से टकराई। तभी घर की मालकिन की आवाज सुनाई दी, कौन है? मुझे एहसास हुआ कि अगर उसने डर कर जोर से चिल्ला दिया तो नीचे लालजी और उनके परिवार वाले जाग जाएंगे। और लालजी तो मुझे पहचानते थे। न जाने कैसे मेरे मुंह से शब्द निकले, भांजी, मुझे खान साहब ने भेजा है कुछ मंगवाने के लिए। औरत ने हल्की हैरानी भरे स्वर में कहा, अरे इतनी रात गए? मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ जी। उसकी आवाज में डर और घबराहट से ज्यादा हैरानी थी। उसने कहा, अच्छा, तो तुम्हें यहां तक आने में बड़ी मुश्किल हुई होगी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। मैंने देखा वह अंधेरे में रसोई की ओर बढ़ी। पहले उसने दिया जलाया, फिर कुछ बुदबुदाने लगी। उसके शब्दों के टुकड़े मेरे कानों में पड़े। बेचारा कैसे आया होगा, दिन में निकला होगा और रात में पहुंचा। बैठो चारपाई पर। जैसे ही वह दूसरी तरफ मुड़ी और उसकी पीठ मेरी ओर हुई, मैंने बिना समय गवाए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। कपड़ों की गठरी को वहीं छोड़ना पड़ा। सीढ़ियों के पास की ओट में छुप गया। अगर मैं भागने की कोशिश करता तो शोर मचता और लालजी जाग जाते। कुछ ही पल में उसकी आवाज फिर से आई, अरे भैया, कहाँ चले गए? कुछ खा पी तो लेते। फिर कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतर आया। तभी घर के अंदर से एक बच्चे की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। माँ, कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ बेटा। तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ कोई आदमी आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। बच्ची ने डरते हुए कहा, माँ जी, आप यहाँ मत रहो, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजे को बंद करने और कुंडी लगाने की आवाज आई। जब मैंने अपने साथी फकीरा को यह किस्सा सुनाया तो उसने हंसकर कहा, तू चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तू सच कहता है। वो सचमुच देवी जैसी थी। अकेली रहते हुए भी उसे डर नहीं था। आधी रात को कोई अजनबी आए तो भी वह शक नहीं करती। उसे पहले इस बात की चिंता थी कि जो आदमी आया है वह थका हुआ होगा और उसे थोड़ा आराम मिल जाए। और मैं उस मासूम औरत के घर चोरी करने चला गया था। फकीरा ने कहा, सच है यार, अगर दुनिया में ऐसे सच्चे लोग ना हों तो सोच इस संसार का क्या हाल होगा। फिर क्या हुआ? तूने दोबारा उस घर की तरफ रुख किया? रोशन ने सिर झुकाते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तो उस गली से भी नहीं गुजर पाया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह औरत मुझे पहचान लेगी, और जब भी मैं उस घर के बारे में सोचता अपने आप से घृणा होने लगती। वह एक सीधी सच्ची औरत थी और मैं तो एक पतित इंसान था जिसने उसकी सरलता का फायदा उठाने की सोची। फकीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, वह सच में अनोखी औरत थी। रोशन ने आगे कहा, कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि खान साहब, जिनका वह घर था, अपने पुश्तैनी गांव से किसी कारण से उजड़कर यहां आ बसे थे।
उनके पास बस उनके सांप, जोड़ी भर कपड़े और इज्जत के सिवा कुछ नहीं बचा था। वह अब जंगलों के ठेकेदार नहीं, बल्कि किसी ठेकेदार के छोटे मुंशी थे। उनकी आमदनी भी मामूली थी, जो वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे, मगर उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं थी। उनके सांप, कपड़ों की चमक और जूतों की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह तन्हाली में जी रही है। वह भूखे रह लेते थे, लेकिन अपनी शख्सियत पर कभी आंच नहीं आने देते थे। लोग बस यही कहते थे, खान साहब बड़े रईस आदमी है। तब मैंने सोचा, एक वह आदमी है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहा है, और एक मैं हूं जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर चोरी कर रहा हूं। उधर उस घर में एक देवी स्वरूप औरत है, जिसे छल कपट और मैल छू भी नहीं सकता, और मैं उस पवित्र आत्मा के घर चोरी करने पहुंच गया। मुझे खुद से घृणा होने लगी। इसके बाद जब भी मैं चोरी का इरादा करता, मुझे वह मासूम औरत याद आती। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती, तुम थक गए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। उसकी दयालुता ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। शायद उसी देवी की कृपा है कि मैं फिर कभी चोरी नहीं कर पाया। फकीरा मुस्कुराया और बोला, सच में वह औरत तेरे लिए एक आशीर्वाद थी। पर तू बता, तूने चोरी क्यों छोड़ी? फकीरा ने लंबी सांस ली और कहा, सुन, जब मैंने अपनी आखिरी चोरी की थी, तब मैं जवान था। जहां भी चोरी करता, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि उस इंसान पर क्या गुजरेगा। मेरे लिए बस अपना काम पूरा करना मायने रखता था। लेकिन एक बार मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरी चोट की। मुझे खुद से इतनी नफरत हुई कि मैंने चोरी छोड़ दी। यहां तक कि मैंने अपना असली नाम तक छोड़ दिया, खुद को फकीरा बुलाने लगा। कुछ दिनों तक सच में फकीर बनकर जिया। वह घटना एक छोटे से गांव की है, जहां मैं फसल कटाई के बाद राहत ले रहा था। वहीं एक किसान के घर शादी की तैयारियां चल रही थी। किसान की छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करता था। पूरा घर मेहनत, मशक्कत और मजदूरी के सहारे अपना जीवन खींच रहा था। कर्ज लेकर फसल उगाना और उसके मुनाफे से अगले कर्ज को चुकाना ही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। इन दिनों उस घर से ढोलक की थाप और औरतों के गाए लोकगीतों की गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनकी बेटी का विवाह तय हो गया था। यह अधीर किसान एक दिन शादी का सामान खरीदने शहर गया। उसके साथ गांव के 2-3 अन्य लोग भी थे। सांझ ढलने पर जब वह लौटा, तो बैलगाड़ी पर विवाह का सारा सामान लदा था। चमचमाते नए बक्से, तांबे पीतल के बर्तन, कपड़ों की गठरियां और छोटी मोटी जरूरी चीजें। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि यह मेरे लिए मौका है। मैंने मालूम कर लिया कि बारात कब आने वाली है। अगले दिन तक किसान के घर मेहमान भी जुटने लगे थे। गांव में चहल पहल और रौनक बढ़ गई थी। पर उस रात, जब बारात के आगमन से पहले सब सो रहे थे, मैंने अपनी योजना को अंजाम दिया। दुल्हन के चांदी के गहने, एक पुराना सोने का आभूषण, मेहमानों के कीमती सामान और कुछ नकदी मैंने चोरी कर ली। सारा माल ले जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया। उस वक्त मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। सुबह जब मैं उस घर के पास से गुजरा, तो वहां फिर से गानों और ढोलक की आवाज सुनाई दी। लेकिन माहौल में एक अजीब सी चुप्पी भी खुली हुई थी। मुझे लगा शायद किसी अनहोनी के कारण ये रौनक थम गई है। यह विचार मुझे अंदर तक झकझोर गया। कुछ और लोगों के साथ मैं भी किसान के घर पहुंचा। वहां का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने खुशियों से सजी दुनिया को उजाड़ दिया हो। किसान उदास, चारों तरफ से घिरे हुए खड़ा था। किसी ने धीरे से पूछा, कुछ बचा भी है या सब चला गया? किसान की आंखें भर आई। उसने रुआं से स्वर में कहा, बस इतना समझ लो कि आज बेटी को विदा नहीं किया जा सकता। जो कुछ था सब चला गया। दहेज का सामान, मेहमानों का माल और यहां तक कि बारात के स्वागत के लिए रखा नगद भी खत्म हो गया। अब बताओ, बारात आएगी तो क्या खिलाऊंगा? बेटी के हाथ पर क्या रखूंगा? यह सुनकर वहां खड़े लोग स्तब्ध रह गए। एक वृद्ध किसान ने कहा, यह तो गांव की इज्जत का मामला है, कुछ तो करना होगा। किसान ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, सोच रहा हूं, लेकिन कैसे? बारात को रोकना पड़ेगा। पास खड़े एक नौजवान ने कहा, नहीं, बारात नहीं रुकेगी। किसान ने झुंझलाकर कहा, तो फिर बता,
कहाँ से लाऊं खाने और दहेज का इंतजाम? उसकी आवाज में एक गहरी उदासी भर गई। वह धीरे से बोला, अगर गांव वाले मदद कर दें तो शायद बारात का स्वागत हो जाए, पर बेटी को बिना गहनों के कैसे विदा करूं? अब मैंने देखा कि वह बूढ़ा किसान सचमुच गहरे विषाद में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके मैले कुर्ते पर गिर रहे थे। यह दृश्य मेरे भीतर गहरी हलचल पैदा कर गया। मैंने इससे पहले कभी किसी अधेड़ आदमी को इस तरह रोते और बिलखते नहीं देखा था। ये क्षण मेरे लिए अत्यंत अजीबोगरीब था। न जाने कैसे मेरे मन में यह विचार कांधा कि जिस घर की खुशियां मैंने लूटी है, जिनकी शादी की रौनक को मैंने मटियामेट किया है, अगर उसका बदला मुझे थोड़े दिनों तक भरपेट खाना मिल भी जाए तो क्या यह वाकई सही होगा? ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई जोर जोर से चीख रहा हो, तू सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि इनकी खुशियों का हत्यारा भी है। मेरी सोच में उथल पुथल मच गई। दिल कह रहा था कि मैं बूढ़े किसान के सामने जाकर उसका पांव पकड़ लूं और अपने गुनाह कबूल कर लूं, लेकिन यह भी डर था कि वे मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे और मेरी जिंदगी चक्की पीसने में बीत जाएगी। इस बीच किसान ने अपने बेटे को आदेश दिया, जा दूल्हे के घर जाकर कह दे कि बारात लेकर ना आए, हम 1-2 दिन में खुद उनसे मिलने जाएंगे। गांव की इज्जत दांव पर लगाने से अच्छा है कि बारात ही टाल दी जाए। अब उस बूढ़े की आवाज में दुख के स्थान पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। यह सुनकर मेरे मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा कि मैं अपने होश हवास खो चुका हूं। भीड़ को चीरता हुआ मैं किसान के पास जा पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। मेरी जुबान मेरी पकड़ में नहीं थी। किसी तरह मैंने कहा, बारात को मत रोको चाचा। बूढ़े किसान ने आश्चर्य से पूछा, तू कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं एक चोर हूं। हाँ, मैंने ही आपकी चीजें चुराई है, लेकिन भगवान के लिए बारात मत रुकवाना, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। ये कहने के बाद मैं चुप हो गया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर किसान और गांव के कुछ लोग मेरे साथ उस पेड़ की ओर चल दिए जहां मैंने चोरी का सामान छिपाया था। पूरे रास्ते किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने पोटली उन्हें सौंप दी। किसान ने मुझे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार वह कृतज्ञता के आंसू थे। ये देखकर मेरी अपनी आंखें भी नम हो गईं। वे लोग सामान लेकर चले गए, लेकिन मैं वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक मैं वहां बैठा रहा। मैंने फिर कभी गांव लौटने की हिम्मत नहीं की और न ही कभी चोरी का सहारा लिया। यही मेरी प्रायश्चित कथा थी। एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। बहुत ज्यादा जमीन तो उसके पास नहीं थी, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहां कुछ मछलियां होती थी। किसान कुछ बत्तख भी उसी में पालता था। एक बत्तख ने कुछ अंडे दे रखे थे। रोज वो अंडों को सेती। इनमें 6 अंडे तो ठीक थे, मगर 7वां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बत्तख को याद भी नहीं आता था कि ये 7वां अंडा उसने दिया कब था। शायद मुझसे ही अंडे गिनने में गलती हुई होगी, माँ बत्तख सोचा करती। थोड़े दिन में 6 अंडों से टक टक की आवाज आने लगी। अंडों के फूटने का समय हो चला था, मगर 7वें अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ बत्तख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बत्तख के चूजे निकल आए। बत्तख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू किया। क्वैक क्वैक और खाना ढूंढने में जुट गए, लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई। टक टक की आवाज आई और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या? बाकी प्यारे प्यारे पीले चूजों जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा कुछ ज्यादा ही बड़ा और बेडौल सा था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरा कैसे हो सकता है? माँ बत्तख ने सोचा। खैर, बाकी सारे बत्तख के बच्चे तो ज्यादा खाते ही थे, ये 7वां वाला उनसे भी ज्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बत्तख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे न तो उससे बात करना चाहते, न ही उसके साथ खेलना चाहते थे। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था नहीं। माँ बत्तख उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, ओह प्यारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? ये सुनकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और दुखी हो जाता। उसकी बेढप चाल को देखकर
किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे, किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते। अक्सर रात में अकेले बैठा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था। वहां से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज आती थी। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचता था कि वहां जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई न कोई रहता होगा, वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोचता बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जंगल में जा घुसा। वहां सच में कई पक्षी थे, रंग बिरंगे, कुछ झाड़ियों में कुछ पेड़ों पर बैठे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बत्तख देखा है? चिड़िया ने उसे हिकारत की नजर से देखा। कुछ हंस भी पड़े, सबने ना कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बत्तख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वहीं जाने कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चल पड़ा और घने जंगल के अंदर, वहां पेड़ ज्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम भी होने लगी। इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए तो कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया, बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा। बेचारे बदसूरत बत्तख के बच्चे ने सोचा, रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। जैसे तैसे उसने रात वहीं गुजारी। सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। तभी वहां कुछ जंगली बत्तखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे, जो रात में वो देख नहीं पाया था दूसरी बत्तखों को। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा। एक नए बत्तख को देखकर पहले तो जंगली बत्तखों ने उसे घेर लिया, फिर पीछे से कोई बत्तख का बच्चा चिल्लाया, जरा इसकी बैरब चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा झेप गया, लेकिन उसने सोचा, इनसे पूछ कर देखते हैं, शायद इन्हें मेरे जैसी बत्तखों का पता मालूम हो। मगर जंगली बत्तखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेरब चाल वाली बत्तख तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा तालाब है, शायद वहां कोई बदसूरत बत्तख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस किसान के घर ही लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बत्तख के बच्चों ने उसे चोंच मारनी शुरू कर दी। झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ रही है लड़के। दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा क्या करता, वो कुछ दिन का सफर और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, वो बड़े तालाब वाले सरदार बत्तख इतने बुरे भी नहीं थे। उन्होंने अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा। झाड़िया के पास उसे कुछ और जंगली बत्तख दिख गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा फौरन उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसी किसी बत्तख का पता जानते हैं। मगर इस बार भी बत्तखों ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा कि फौरन यहां से भाग जाए, इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं और बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जरूर शिकारियों की गोली का निशाना बन जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक तेज आवाज आई। सारे जंगली बत्तख क्वैक क्वैक करते पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बत्तख ढेर हो गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ गया कि यह शिकारियों की बंदूक की आवाज है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ वो एक छोटे से झोंपड़े के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लगाई थी। तभी उसे झोंपड़े के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा। ठप की आवाज आई और टोकरा बंद हो गया। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था जिसे कम नजर आता था। वो अपनी कुछ मुर्गियों और अपने कुत्ते के साथ शहर के बाहर ही रहती थी। जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा देखकर उसने सोचा, इसे कुछ दिन अपने पास रखती हो,
शायद ये कुछ अंडे दे तो उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर आएंगे। लेकिन पिंजरे में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कोई अंडे तो दे नहीं रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, 1-2 दिन और देखती हो, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पकाकर तो खाया ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गियों की बाँछें खिल गई। मुर्गियां चिल्लाई, हाँ हाँ, तू कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी। तेरे पिंजरा खाली करते ही ये जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चाटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियां चबाने को मिल जाएंगी। बड़े दिन हुए, हड्डियां चटकाए, मजा आ जाएगा। अब तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोच में पड़ गया, हे भगवान, मैं ये कहाँ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोचकर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियां बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा वहां से निकल भागा। जान बचाकर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नजदीक आ गया था और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया, तालाबों का पानी जमने जगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। वहीं से एक किसान गुजर रहा था। उसकी नजर बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा, ये बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा होश में आया। किसान के बच्चों ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। इस तरह बर्फबारी में भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि किसान और उसके बच्चों को उसे झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा, इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और पास ही मौजूद राजा की झील में फेंक आया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कई दिन से पानी से दूर रहा था। उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया। उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापस अपने तालाबों में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ पाया कि वो बत्तख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया। तुम कहाँ गायब रहे? हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम? क्या तुम किसी और झुंड के हो? सबने अलग अलग सवाल पूछा। वो बत्तखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था। किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा भी नहीं कहा। हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी उसे खिलाने, उससे खेलने आती। वो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वो हमेशा से हंस था। प्रत्येक दिन दोपहर को जब लड़के स्कूल से पढ़कर लौटते थे तो वे राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। यह बगीचा बड़ा और सुंदर था, जिसमें मुलायम हरे घास की मखमल बिछी हुई थी। इधर उधर घास पर सुंदर पुष्प आसपास के सितारों की तरह जड़े हुए थे। बगीचे से बाहर मौलश्री के वृक्ष थे, जिसमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के समान श्वेत मृदुल कलिकाएं प्रस्फुटित होती थी। शरद ऋतु में जिन वृक्षों में बढ़िया फल लगते थे, चिड़िया इन वृक्षों पर बैठती थी और मधुर राग में गाया करती थी। बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल स्थगित कर दिया करते। ये हम यहाँ कितने सुखी हैं, वे एक दूसरे से कहा करते। एक दिन राक्षस वापस आया। वह अपने एक मित्र को देखने गया था और 7 साल उसके यहाँ रहा था। जब 7 साल व्यतीत हो चुके और जब राक्षस वह सब कह चुका जो उसे अपने मित्र से कहना था, क्योंकि उसका वार्तालाप सीमित था, तब उसने अपने दुर्ग को वापस जाने की सोची। जब वह वापस आया तो उसने छोटे छोटे बालकों को अपने बगीचे में खेलते पाया। तुम वहां क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रोकी आवाज में कहा, और जिसे सुनकर सब लड़के भाग गए। मेरा बगीचा है।
ये कोई बतलाने की बात नहीं है और मैं इसमें अपने के अलावा किसी दूसरे को नहीं खेलने दूंगा, राक्षस ने कहा। इसके बाद उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी की और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, आम रास्ता नहीं, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा और प्रवेश करेगा वह जुर्म का भागी होगा। वह सचमुच में बड़ा स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की चेष्टा की, लेकिन सड़क धूल से भरी हुई थी और जिस पर पत्थर भी पड़े हुए थे। इस कारण बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। वे बगीचे की ऊंची दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और भीतर के सुंदर बगीचे की चर्चा किया करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहा करते, हम बगीचे में कितने खुश रहते थे। तब बसंत ऋतु आई और सब कहीं छोटी छोटी कलिकाएं और नन्ही नन्ही चिड़िया देखने लगी। केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी शीत ऋतु थी। चिड़ियों ने बगीचे में गीत नहीं गाए क्योंकि वहां कोई बच्चे खेलने नहीं आते थे और वृक्षों में भी नई कोंपलें नहीं फूटी थी। एक दिन घास में से एक सुंदर फूल उगा, लेकिन जब उसने राक्षस के बगीचे की वह सूचना देखी तो उसे बच्चों पर इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन पर गिरकर मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बगीचे को अपना वरदान देना भूल गई है, इसलिए हम लोग साल भर यहीं रहेंगे। तत्पश्चात बर्फ ने सारी घास को अपने सफेद लबादे से ढक दिया और कोहरे ने सभी पेड़ों पर सफेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवा को बुलाया और वह आ गई। यह हवा दिन रात बगीचे में बड़े जोर और आवाज के साथ बहा करती और इसने मकानों की चिमनी को गिरा दिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी जगह है और हमें यहाँ ओलों को बुलाना चाहिए। कुछ समय बाद ओले भी आए और वे राक्षस के महल की छत पर प्रतिदिन 3 घंटे तब तक बरसते रहे जब तक कि उसकी लगभग सभी चीजें नहीं टूट गईं। तत्र वह बगीचे में चारों ओर खूब तेजी से दौड़ धूप कर नाचता रहा। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मेरे बाग में बसंत का उदय क्यों नहीं हो रहा है। खिड़की पर बैठकर बर्फ के समान सफेद दिखते हुए बगीचे की ओर निहारते हुए राक्षस ने कहा, मैं आशा करता हूं कि कुछ दिन में ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन बगीचे में न तो बसंत ऋतु ही आई और न ग्रीष्म ऋतु ही आई। शरद ऋतु ने सभी बगीचों में सुनहले फल खोल दिए, परंतु राक्षस के बगीचे के लिए अब भी कुछ न मिल सका। शरद ने कहा, यह राक्षस बहुत स्वार्थु है, इसलिए इस बगीचे में सदा ही शिशिर का राज्य रहा और बर्फ, कोहरा, ओले और उत्तरी हवाएं यहां अपनी क्रीड़ाएं करती रही। एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा था तो उसने एक मोहक गीत सुना। इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसने सोचा कि शायद राजा के गायक गण इस मार्ग से जा रहे हैं। सचमुच ही उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल गाना गा रही थी, लेकिन उसने यह गाना इतने अधिक दिनों बाद सुना था कि आज उसे यह पक्षी गायन संसार का सबसे सुंदर संगीत प्रतीत हुआ। इस संगीत के बाद ही ओलों ने उसके सिर पर बरसना बंद कर दिया और उत्तरी हवा ने भी अपना गर्जन बंद कर दिया। इसके बदले उसके खिड़की के खुले अंगों में से एक से सुंदर महक आने लगी। तब उसने कहा, मैं सोचता हूं कि आखिर बसंत आ ही गई। यह कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा। पर उसने क्या देखा? उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके दुर्ग की चाहर दीवारी में एक छोटा सा छेद था जिसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग कर दुर्ग में घुस आए और वहां के बगीचे में लगे वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए थे। वह जितने पेड़ देख सकता था उसने देखे और प्रत्येक पर एक न एक बालक बैठा पाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देख पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उनमें फूल उगाए। बच्चों के सिरों पर पत्तों से भरी शाखाएं लहराने लगी। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे थे और प्रसन्नता से अपनी कूकें मार रहे थे और हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे हंसते हुए से उदित हो रहे थे। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके साथ ही बगीचे की एक कोने में अब भी शिशिर थी। यह कोना दुर्ग में बने हुए महल के सबसे अधिक दूर पर था। यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। इतना छोटा था कि वह पेड़ों की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था और वह अपनी इस असफलता से झुंझलाकर इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष पर भी काफी कोहरा और बर्फ ढंका हुआ था। उत्तरी हवा भी इसके ऊपर तूफानी वेग से मंडरा रही थी। बच्चे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक से कहा और अपनी डालें इतनी नीचे झुका ली जितना कि संभव था, परंतु बच्चा फिर भी न चढ़ सका क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ,
मैं कितना स्वार्थी रहा हूं। अब मैं समझा कि बसंत मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष के शिखर पर बैठाऊंगा और वहां से अपनी दीवार का दरवाजा खटखटाऊंगा, और तब मेरा बगीचा हमेशा बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। वह वास्तव में अपनी करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। अब वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और धीरे से अपने सामने वाला दरवाजा खोलकर बगीचे में चला गया। लेकिन लड़कों ने ज्यों ही उसे देखा, वे उससे इतना डर गए कि वे देखते ही भाग गए और बगीचे में पुनः शिशिर ऋतु का राज्य छा गया। केवल वही एक छोटा लड़का बचा जो दौड़कर भाग नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, इसलिए वह राक्षस को आते हुए न देख सका। राक्षस ने इसी बच्चे को चुपके से पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसे प्यार भरे हाथों से लेकर वृक्ष के शिखर पर बैठा दिया। उसके ऐसा करते ही पेड़ में फूल लग गए और पक्षीगण वहां आकर कूकने लगे। छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर राक्षस के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। जब दूसरे लड़कों ने यह सब देखा तो समझ लिया कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा है, और वे दौड़कर बगीचे में आए और उनके साथ बसंत ने भी अपने चरण वहां रखे। और उनको देखकर राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब यह तुम्हारा ही बगीचा है। और उसकी कुदाली लेकर दुर्ग की दीवार को तोड़ डाला। 12 बजे दिन को जब सब लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस एक बड़े ही सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वे खेलते रहे और शाम के वक्त वे राक्षस से विदा लेने के लिए आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? मेरा मतलब उस बच्चे से है जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था, उसने कहा। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें उसका पता नहीं है, बहुत संभव है कि वह चला गया हो, बच्चों ने कहा। तुम लोग उससे यहां कल आने के लिए कह देना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते हैं कि वह कहां रहता है और न हमने उसे इसके पहले कभी देखा ही है। यह सुनकर राक्षस बहुत दुखी हुआ। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे। लेकिन जिस छोटे बच्चे को राक्षस प्यार करता था, वह कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस इन सब बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था, तथापि वह अपने छोटे मित्र को देखने के लिए तरसता रहता था और हमेशा उसके विषय में चर्चा किया करता था। वह कहा करता, मैं उसको देखने की कितनी तीव्र इच्छा रखता हूं। वर्ष बीतते गए और राक्षस बहुत वृद्ध और शिथिल हो चला और अधिक खेलने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई। इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता। वह कहता, मेरे बगीचे में कई प्रकार के सुंदर पुष्प हैं, लेकिन सब पुष्पों में बच्चे ही सबसे अधिक सुंदर पुष्प है। जाड़े में एक दिन सुबह कपड़े पहनते हुए राक्षस ने अपनी खिड़की के चारों ओर देखा। उसने शिशिर के प्रति घृणा प्रकट नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि सोता हुआ बसंत ही शिशिर होता है। इसीलिए पहले भी इस ऋतु में मचखुंद हो जाते हैं। अब उसने अचानक ही अपनी आंखें मली और वह आश्चर्यचकित हो दिखता रह गया। वास्तव में यह एक शानदार दृश्य था। उसके बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो सुंदर सुंदर सफेद कलियों से लदा हुआ था। इसकी सभी डालियां सुनहली थी और उनमें रुपहले फूल लदे हुए थे। उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे उसने सबसे पहले प्यार किया था। आनंद विभोर होकर वह अपने महल से नीचे आया और बगीचे में गया। वह जल्दी जल्दी घास पर चलकर उस लड़के के पास गया और जब उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, यहां तुम्हें किसने बांधा है? उस लड़के की हथेली पर और उसके पैर पर 2-2 किलो के चिन्ह थे। उसे देखकर वह झल्लाकर फिर बोला, किसने तुम्हें यहां बांध रखा है? मुझे जल्दी बताओ, जिससे मैं उसे अपनी तलवार की घाट उतार सकूं। मेरे दादा, ऐसा मत कहो, यह तो प्यार के घाव है, उस बालक ने उत्तर दिया। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा और वह भय से थरथरा उठा और कुछ एक क्षणों में वह उस छोटे बच्चे के सामने घुटने टेककर नतमस्तक हो गया। राक्षस की इस स्थिति पर बच्चे को बहुत हंसी आई और उसने कहा, दादा, तुम एक बार और मुझे अपने बगीचे में खेलने दो, फिर मैं आज ही तुम्हें अपने बगीचे में ले चलूंगा। क्या जानते हो कि मेरा बगीचा कौन है? मेरा बगीचा तो स्वर्ग है। उसी शाम को जब बाल मंडली उस बगीचे में खेलने गई तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे सफेद पत्तियों से पूरी तरह ढंका हुआ राक्षस वहां मरा पड़ा है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।